चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास जनरल स्टडीज़ की। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू दी भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जिस पर आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। मैं आपकी जीएस फैकल्टी, मेरा नाम है भूपेंद्र दुबे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, वरना आप मुझसे अपनी बात कैसे पूछ पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि एक स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यही कहती है कि गैप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि मेरी स्टडीज़ क्या है। मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ। मैंने अपना एमटेक वीएलएसआई डिज़ाइन में किया है, बट मेरा को अपने आईएएस की तैयारी करनी थी। दैट्स वाई मैं इस फील्ड में आया। जब इस पोस्ट के बारे में पता किया तो बहुत ही लग्जूरियस और पावरफुल पोस्ट थी, और काफ़ी कुछ समाज के उद्धार का और सुधार के लिए ये पोस्ट बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपको पावर ज़रूर देती हैं। तो उस पावर का हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है, दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पावर का, आदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव करेंगे तो आपकी एक तो लोकप्रियता बढ़ती है, साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट जनरेट होता है, जो कि एक इथिक्स में आपको बताया जाता है ट्रस्ट जनरेशन क्या होता है। पावर, और दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो लोग उनसे अक्सर नफ़रत करते हैं और वो कभी भी सही डिसीजन ले ही नहीं सकते। चाहे वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें भी आपको एग्रेसिवनेस दिखेगा, और एक डिफेंसिव जो मोटिव होता है, डिफेंसिव पॉलिसी नहीं दिखेगी। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्रेसिवनेस का और डिफेंसिव पॉलिसी का, जो कि मॉडरेट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धिज्म के फाउंडर, उन्होंने बताया था। इसलिए ठीक है, चलो ये बातें अपन करते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे मैं और आपका कम्युनिकेशन होगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस ऐप के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये जो भारत ऑनलाइन क्लासेस जो आपके लिए हनु सर द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, तो ये इसलिए की गई हैं क्योंकि ये बेसिकली सिचुएशन थी, 1 साल बाद स्टार्ट करने वाले थे सर से मेरी बात होती थी। सर बताते थे कि मैं 1 साल बाद स्टार्ट करता है इसको, बट जो इस समय जो पोजीशन हो गई है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए उन्होंने इस क्लास को 1 साल पहले कम समय में जल्द से जल्द स्टूडेंट को उपलब्ध हो जाए और वो पढ़ सके, उसका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम डेट आ गई हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो, यूपीएससी की भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी एग्ज़ाम डेट आती जा रही है। पीएससी, यूपी का पीएससी का भी फॉर्म बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम डेट लगातार आती जा रही हैं, और उन्होंने वही, आप समझ लीजिए, सितंबर से वो शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आप अभी कहाँ हैं? जून में, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो ये 3 महीने हैं आपके पास। ठीक है, और जो वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, इसमें आपको जनरल स्टडीज़, जीएस, सेकंड इंग्लिश, थर्ड मैथ, एंड फोर्थ जो हमारी होती है रीजनिंग, ये आपको 3 से 4 महीने में कंप्लीट करनी है। ठीक है, 3 से 4 महीने काफ़ी समय होता है सर। 180 दिन होते हैं, सॉरी 90 दिन होते हैं। ठीक है, 90 इंटू 24 आवर्स। अब 24 घंटे तो नहीं पड़ते, फिर भी अगर हम इसको 6 भी कर देंगे तो काफ़ी हमारे पास समय रहता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये मैंने आपको अभी धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो हम बहुत स्लोली चलेंगे, और हम आगे भी स्लोली ही चलेंगे, भगेंगे नहीं। भले ही 2-3 क्लास मुझे आपकी एक्स्ट्रा लेनी पड़े, पर मैं आपको धीरे धीरे ही कोर्स को समझाऊँगा, और हम आराम से अपना 3 से 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जीएस के कोर्स वैसे लेंदी होता है, और हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो ही वैसी की वैसी ही आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें कुछ इंक्लूड ही होगा, घटा के हम आपको पीडीएफ नहीं देंगे। और वैसे मैं अपने बारे में मानूँ, मैं एक इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हूँ, तो फ़ायदा ये मिलेगा कि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट, प्लस जो पीडीएफ है हमारी, वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ में उसको आपको
हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध करवा दूंगा। और टीचर और कोचिंग क्लासेस पे ज़्यादातर क्या होता है कि उन्होंने एक माध्यम पकड़ लिया, हिंदी मीडियम पकड़ लिया और वो हिंदी में दे देते हैं। उसमें बस हिंदी के शब्दों को कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, पानी को वाटर लिख दिया, इस तरह से वो कर देते हैं और ये कह देते हैं यही इसी से काम चलाओ। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का थोड़ा सा लॉस हो जाता है कई बार बेसिकली। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को वो प्रॉपर इंग्लिश में उनकी नोट्स मिलेंगे, PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर इंग्लिश, ठीक है। 2-3 चीज़ें, ये बेसिक है और हम धीरे धीरे चलेंगे। आज हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और हमारे GS के पोर्शन में क्या होता है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं, जैसे कल की जो क्लास हुई थी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं कल की भी थोड़ी चीज़ आपको बता दूं। जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे और आज हमारे साथ हैं जो लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक 5 मिनट लूँगा आपके और उसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो मैंने कल कही थी, किसी भी एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत होती है, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। नो डाउट सभी बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। मेरे नज़र में पॉजिटिविटी फैलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिविटी, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, बट कितने लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इसको ध्यान देना है। जो स्मार्ट वर्क करता है उसके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। मैं 10-20 नहीं कह रहा, 90% बोल रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट उतनी होती है और कंपटीशन आप सब जानते हैं कितना है, चाहे वो SSC हो, चाहे स्टेट से व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे UPSC हो, इन सब में हम कंपटीशन जानते हैं कितना है। स्टेट PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन बहुत है। इसलिए हमको क्या करना है, हार्ड वर्क तो सब करेंगे, जब सब पढ़ रहे हैं तो हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ साथ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। जैसे आप GS में मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतिहास, ठीक है। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि करेंट में अभी भी आप जानते हैं खुदाई चल रही है, ठीक है, खुदाई होती रहती है, जो प्लेसेस पे हैं इसकी, वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो अपन जब पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो द हिंदू पढ़ रहे हैं आप, वैसे द हिंदू IAS के लिए होता है, पर ठीक है आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। इंडियन एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, ये सारे पेपर होते हैं जो UPSC स्टूडेंट अधिकतर पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, ठीक है, नहीं पढ़ता भी हूँ, द हिंदू पढ़ता हूँ, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि 2 न्यूज़पेपर के लिए समय निकालना काफ़ी टफ हो जाता है। तो आप एक को ही फॉलो करिए, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। पर वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, जो मैं आपको क्लासेस में करवा दूंगा उसकी PDF भी दूंगा करंट अफेयर की, ठीक है, और उनका किस तरह से किस जगह से कहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी गवर्नमेंट स्कीम लाई है, वो म्यूज़ियम बना रहा है कुछ जगहों पर। अब याद रखिए, म्यूज़ियम जिन जगहों पे वो बना रहा है, 6 प्लेसेस पे बना रहा है, तो वहाँ से उन 6 प्लेसेस से इंडस वैली का जो क्वेश्चन है वो आने का पर्सपेक्टिव 90% बढ़ जाता है। इसी को हम स्मार्ट स्टडीज़ कहते हैं कि मान लो मुझे पूरा पढ़ने का समय नहीं, तो वो 6 टॉपिक जहाँ पर म्यूज़ियम बने उनसे रिलेटेड 6 पॉइंट्स तो पढ़ के जा सकता हूँ मैं एग्ज़ाम को, और मैं वो तैयार करके चला गया। और जो साल भर पढ़ रहा है बेचारा, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, उसने सब पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक है, 3300 फैक्ट हैं अभी तक और बढ़ते जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 3300 आप कितने याद रख सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे इसी को अपन को पढ़ना है, ठीक है, कि म्यूज़ियम कहाँ कहाँ बन रहे हैं। वो मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो वहाँ कनेक्ट कर दूँगा और आपको पता चल जाएगा कि सर का तरीका क्या है। मेरा मतलब है स्मार्ट स्टडीज़ से। स्मार्ट स्टडीज़ GS प्लस करेंट। GS तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ करेंट जो है कहाँ उससे लिंकेज हो रही है और कहाँ किस साल में कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में है, या कोई डांस है या कोई भी फेस्टिवल है, कहाँ वो निकल के आ रहा है, वो सारे आपको। वैसे मैं एक काम कर दूंगा,
हिस्ट्री के जितने भी 1.5 साल तक के जो करंट के इवेंट हैं उनकी एक अलग से पीडीएफ या सभी सब्जेक्टों की जो करंट के इवेंट है वो भी बना के दे दूंगा, और नोट्स में तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, इतना और कर देंगे आपके लिए, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर निकालें। ठीक है, प्लीज़ इस वर्क को ध्यान रखेंगे, हम पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि एक क्या होता है, टीचर का पढ़ाने का, मैं सिंपल जीएस भी पढ़ा के चले जाऊँगा आपको, और ये नहीं पढ़ाऊँगा मैं, उससे करंट को लिंक नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं जा रहा और आपको भी पता नहीं चलेगा। पर अगर मैं इसको लिंक कर दूँगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, और आप जो 2 या 3 साल में सिलेक्ट हो रहे होगे तो पहले साल में सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हम ये स्मार्ट स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जीएस में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, एक इस क्लास की जो विशेषता है ऑनलाइन क्लासेस की, एक है जैसे जो हमारे वीडियो बन रहे हैं, ये फ़ायदा है। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मेरी मान ली 10 क्लासेस, पहली क्लास हुई, दूसरी, फिर 10 क्लासेस मेरी मान ली हो चुकी है, लेकिन आपके जो पढ़ने बैठे हैं और पहली क्लास का पढ़ रहे हैं, आप नोट्स देखते हैं, आपको कहीं डाउट होता है तो आप वो मेरी वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा है, ये सबसे अच्छा फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, फिर बेसिक पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि अगर स्टूडेंट एकदम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से रुझान बढ़ा है लोगों का, क्यों बढ़ा है, रीज़न ये है कि एक तो हमारे वायरस ही है, तो लोग क्या है अपने 4 मंथ या 5 मंथ बर्बाद नहीं, और अभी आपको जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मुझे नहीं लगता कि स्कूल कोचिंग सेंटर्स गवर्नमेंट खोलेगी। ये प्रॉपर सी बात है, ऑर्डर पेपर में कुछ भी आता रहे वो तब तक नहीं खोलेगी, क्योंकि यूपीएससी का 31 मई को एग्ज़ाम था 2019 को, और यूपीएससी अपनी डेट शिफ्ट नहीं करती। जब यूपीएससी ने 4 अक्टूबर कर दी, सॉरी 2020, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये वायरस जो है कितना ही डेंजर है। ठीक है, इसलिए अगर यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम की डेट शिफ्ट की है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी और भी हो सकता है एग्ज़ाम की डेट और शिफ्ट हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा कि अभी हमको कोरोना वायरस की दिसंबर तक कोई होपफुली जल्दी आ जाए, सितंबर टू दिसंबर के बीच में। अमेरिका का काम सबसे अच्छा चल रहा है इस पर, अमेरिका ने 20 लाख डोसेज भी बना लिए, पर देखेंगे उसको अपन बाद में, जब कोरोना वायरस करेंट में पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल में निपटा लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा यही होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जीएस में पढ़ेंगे क्या। सॉरी, ओहो, जनरल स्टडीज जीएस। ठीक है, जीएस में आपके लिए देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। हम बहुत ही आराम से चलेंगे, मैं स्लोली पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये डेमो क्लासेज हैं आपकी, आराम से पढ़िए। 10 दिन की डेमो क्लासेज है, पूरी क्लासेज अटेंड करिए, चाहे उसके बाद आप बैच ज्वाइन करें ना करें, पर ये 10 क्लासेस तो लीजिए, बैठिए, बैठने में क्या जा रहा है। तो जो फ्री जो डेमो क्लासेस चल रही हैं, प्लीज़ इनको तो ले लीजिए, जितना भी होगा आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में जितनी भी इम्प्रूवमेंट होगी, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आगे आपको क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, पहले जीएस में जो टॉपिक है हिस्ट्री, जैसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और एक चीज़ है, मैं हर सब्जेक्ट को बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, और कहीं कहीं जगह बेसिक और एडवांस आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तीसरा टॉपिक है अपना पॉलिटी, यानी राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। चौथा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है,
साइंस एंड टेक, और एक सब्जेक्ट और पढ़ाऊँगा मैं आपको, कंप्यूटर, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं। कोई भी हम सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने साइंस का तो बोला ही नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? उसके लिए हनु सर ने साइंस के लिए फैकल्टी दूसरी रखी है, तो वो आपको साइंस पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर भी आपको जो भी कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, साइंस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम एन इंजीनियर सब बता देता है, ठीक है। चलिए जोक्स का पार्ट, और हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या, आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है, आपका मेरा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आप रिलैक्स होकर मुझसे सारे सवाल कर पाएँ और मैं उसका जवाब दूँ आपको। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इसी में होगी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूँगा, ठीक है। मैं भगूँगा नहीं, आपके लिए अलग से डाउट सेशन की भी शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए, और मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि इंडिविजुअली भी हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते रहें, एक दूसरे से बात करें। कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप मुझसे डाउट नहीं पूछ पाएंगे। कई स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं दूसरा बच्चा क्या पूछेगा, उसको एक बार में समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर 100 बच्चे की क्लास है, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वो एक बार में 100 के अंडरस्टैंड में आ जाए। किसी की अंडरस्टैंड करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और कोई समझ गया है पर उसकी बारीकियाँ और जानना चाहता है तो भी वो क्वेश्चन करता है। वो स्मार्ट स्टूडेंट होता है कि और मैं पूछ लूँ सर से, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्लास के बाद पूछें। जोक्स का पार्ट पूछ सकते हैं आप क्लास में भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें से क्या होता है, 10 से 12 स्टूडेंट तो कम से कम ऐसे होंगे जिनको कई बार उनका ध्यान बढ़ गया तो वो उसको ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मुझसे बाद में भी आके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन बहुत रिलैक्स और एक फ्रेंड की तरह पढ़ेंगे। जैसे आप अपने दोस्त से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, फ्रीली बात कर सकते हैं, मुझे भी अपना दोस्त समझिए। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आजकल फ्रेंड्स का भी हो गया है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से पूछ सकते हैं, सभी लड़के, ठीक है। आप सब डेफिनेटली आराम से बात करेंगे हम, आराम से आप अपने क्वेश्चन रखिए। जहाँ भी डाउट आ रहा है आपको, एक पल का भी, या एक लग रहा है आपको एक टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो पाया, एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, पॉइंट भी पूछ सकते हैं। टॉपिक छोड़िए, आप पॉइंट भी नहीं हुआ आपको क्लियर, वो भी आप मुझको पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, साइंस एंड टेक जो होता है, इसका वेटेज धीरे धीरे एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। ये जो टॉपिक हैं करंट में, इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो करंट में क्या है, सबसे ज़्यादा साइंस टेक और कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड, जैसे साइबर अटैक्स आ रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक आते हैं, क्योंकि अब डाटा, मोबाइल पोर्टेबल होते जा रहे हैं, डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि डाटा सिक्योरिटी का जो फीचर्स आ रहे हैं, और अब चोरी ऐसी ही होती है, ठीक है। साइबर क्राइम्स हो रहे हैं अब ज़्यादातर। साइबर क्राइम में 77% की वृद्धि हुई है भारत में, ये याद रखना। 2016 से 2017 में, यानी 2016 में यदि 100 क्राइम होते थे साइबर के, तो वो बढ़ के एक साल में 177 हो गए। इसका मतलब ये होता है 70% इंक्रीज़ आया, ठीक है। तो इसलिए ये जो दो फील्ड हैं, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड होते हैं, साइंस एंड टेक हुआ, और ये, और इसमें करंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो अपन देखेंगे, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट अपन करंट के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। ये पहली बार है जब अपन करंट के साथ इन टॉपिक को लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा उसकी आपको PDF मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और जैसा मैं समझाऊंगा वैसे ही उस नोट्स में लिखा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से समझिए, पेन कॉपी साइड में रख दीजिए, आराम से समझिए। आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो आज मैं आपका इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमिक्स, इसको कहते हैं अपन अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ओके। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। अब चलिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यहाँ से हम स्टार्ट। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता होती है। इकोनॉमिक्स है
डाटा वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने डाटा रट लिए और आप एग्ज़ाम में लिखे है। हाँ, आते डाटा वाली क्वेश्चन या कोई प्लेस पूछ लिया आपसे या कोई होगी, लेकिन ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरीज हैं उनको समझना है, लिंकेज करके पढ़ सकते हो आप, इसको लिंक करके पढ़ना है अपन को, इसलिए कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम बहुत आराम से और धीरे धीरे समझेंगे। तो आप फिर जब भी किसी स्टैंडर्ड व्यक्ति के सामने खड़े होंगे, कोई यूपीएससी का भी स्टूडेंट होगा तो आप उसको जवाब दे सकेंगे। इतना मैं आपको काबिल बना दूंगा कि आपको ये नहीं लगेगा मैं वन डे एग्ज़ाम पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके सामने खड़े होकर जवाब दूँ। और कभी भी पहली चीज़ बी कॉन्फिडेंट कि हाँ पूछा है, मैं गलत भी जवाब दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी बोलोगे तो नया सीखने को मिलेगा कि उसका सही क्या था। तो ये चीज़ अपने रखना, पॉजिटिवनेस रखना, कॉन्फिडेंट अपने आप में बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो कंपटीशन में अपन जाते हैं, किसी लोगों को 5-6 साल लग जाती है, पेशेंस का एग्ज़ाम है ये, पेशेंस रखने पड़ते हैं सबको, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल एग्ज़ाम है, हम कंसेप्ट बेस्ड पढ़ेंगे इसमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की एक छोट डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस की, उत्पादन प्रोसेस की, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। ये 3 वर्ड आपको हर जगह मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स में ये 3 जगह आपको। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी, ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का और कंजप्शन किस तरह से, यानी कंजप्शन प्रोसीजर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या थ्योरीज हैं उसमें, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना क्या, गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु और जो सेवा होती हैं, तो किस तरह से हम वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करते हैं, उनका वितरण करते हैं और किस तरह से हम उनको कंज्यूम करते हैं यानी खपत करते हैं, उसकी स्टडी होती है सब्जेक्ट के अंतर्गत। इस सब्जेक्ट में काफ़ी थ्योरीज दी हुई हैं, काफ़ी विद्वान थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। वो थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे जहाँ वो एप्लीकेबल होगी। मैं फिजूल की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी थ्योरी होती है फिजूल्स की होती है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जो फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमी के, मॉडर्न इकोनॉमी, वो हैं एडम स्मिथ। वो एडम स्मिथ, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, एडम स्मिथ, ठीक है। ये स्कॉटिश फिलोसफर थे, स्कॉटलैंड से थे, मतलब ये स्कॉटलैंड से थे, स्कॉटिश फिलोसफर, और इन्होंने ही कैपिटलिस्ट थ्योरी दी थी। वो अपन आगे पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट थ्योरी। तो हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, जो कि स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड, ओके, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब आपने बोला सर ये तो इसके अंदर, अब इसके अंदर में क्या होता है, जितनी भी थ्योरीज बनी है इकोनॉमिक्स की, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉवर्टी से रिलेटेड हो, वो सब हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उनका जब हम अप्लाइड करते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उन थ्योरी को वो हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब इकोनॉमी दूसरा वर्ड आपका, देखिए इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ डेफिनेशन बोली वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो घबराइएगा मत, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था, ठीक है।
अर्थव्यवस्था क्या है? अब आप सर आपने इकोनॉमी पढ़ा दी, अर्थव्यवस्था क्या है? जो भी इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज होती हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हो, चाहे गरीबी से रिलेटेड थ्योरी हो, पॉवर्टी से रिलेटेड थ्योरी हो, चाहे डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल हो, जो भी थ्योरी है, जब उसको हम ग्राउंड लेवल पर यानी रियलिटी में अप्लाई करते हैं और उसके जो रिजल्ट देखते हैं, तो वो हम कहाँ देखते हैं? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ये होती है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कि जब भी हम जो थ्योरीज होती हैं इकोनॉमिक्स की, उनको जब हम ग्राउंड लेवल पर, जैसे जो अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में जब हम उसको अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जब हम उनको अप्लाई करते हैं, तो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, उसे ही इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, मिलके बनती है सभी इकोनॉमिक एजेंट से, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये तीन वर्ड आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट को कहते हैं आर्थिक एजेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को, जो आर्थिक हमारी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको कहते हैं हम आर्थिक संस्थाएं। ठीक है, आर्थिक संस्थाएं। अब इकोनॉमी क्या है? यही इकोनॉमी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था यही है कि अर्थव्यवस्था कॉन्स्टिट्यूट होती है, मिलके बनती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, इकोनॉमिक एजेंट से और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हमारी कंट्री में, उन सबको मिलाकर और उनके बीच का जो भी इंटर एक्शन होता है, इंटर डिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर जो उनकी आत्मनिर्भरता होती है, एक दूसरे से जो उनकी कनेक्टिविटी होती है, उनके बीच का जो परस्पर हम अध्ययन करते हैं, वो इकोनॉमी में करते हैं। ठीक है, तो यानी इकोनॉमी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एजेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन वगैरह सब नोट्स में मिल जाएगी। याद रखिए, इकोनॉमी जो है, ठीक है, ये एक डायनामिक यानी गतिशील, डायनेमिक सिस्टम होता है, जिसमें हम अपने मटेरियल मीन्स की आवश्यकताएं किस तरह से एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहते हुए पूरी करते हैं, वो भी ये डिफाइंड करता है। यानी इट डिफाइंड, तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? सेकंड डेफिनेशन हम उसकी देख लेते हैं। तो इकोनॉमी क्या होती है? इट इज़ अ डायनेमिक सिस्टम इन विच ऑल आवर मटेरियल नीड्स इज फुलफिल्ड by the economic agents, economic institution and economic activity within a defined territory। किसी, अब इकोनॉमी क्या होती है? किसी एक देश की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इकोनॉमी वो मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, चेंजेबल फीचर है ये। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, आप उसको चेंज हो सकते हैं, मतलब चेंजेस आते जा रहे हैं। अब भारत की 1950 की अर्थव्यवस्था देख लीजिए और भारत की आज की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। आज हम तीसरी बड़ी परचेसेस पावर पैरिटी पे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जीडीपी के आधार पर हम वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी लगभग 2.9 ट्रिलियन टन यूएस डॉलर की अभी हमारी एट प्रेजेंट अर्थव्यवस्था, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। हम केवल 4 देशों से ही पीछे हैं, यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इन 4 देशों से हम पीछे हैं। ठीक है, और 5वीं भारत आ गया है। ब्रिटेन, फ्रांस से हम आगे निकल चुके हैं। तो जीडीपी के आधार पर यानी हमने 50 सालों में बहुत ज़्यादा विकास किया है, जो किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। ठीक है, भारत ने अच्छी तरीके से इतनी पॉपुलेशन होने के बाद, इतनी इलिटरेसी होने के बाद फिर भी इतना विकास किया है, ये कमेंडेबल जॉब होती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, विकास हुआ है, दिखता है। हम साइकिल से कारों में घूमने लगे हैं, हमारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये सारे विकास चल रहे हैं और आज भी विकास हो रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने विकास किया है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। ठीक है, बस पेस ऑफ डेवलपमेंट या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, इससे पूरा आर्थिक गतिविधियां हिल गई हैं, ज़ीरो हो गया है।
तो ये चीज़ें आती रहती हैं, पहले भी आती थी, जबकि अब हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं डेथ होती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, चेंज इफेक्ट करती हैं इकोनॉमी को। अभी भी आप अर्थव्यवस्था ही सुनने को मिलती है कि अर्थव्यवस्था ही गिर रही है। आपके घरों में भी परेशानी आ रही होंगी, बिकॉज कई लोग प्राइवेट वाले हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, तो वो भी परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट वालों को भी TA DA उनका भी कट हो गया है, तो सब जगह परेशानियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, एक कोई पेंडेमिक आई, एक बीमारी आई, उसने पूरी आपकी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। तो ये चीज़ें जो इफ़ेक्ट होती हैं, तो ये भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, किस तरह से इनकी इफेक्ट, थ्योरीज बनती हैं, इन्हीं चीज़ों पे थ्योरीज बनती है कि किस तरह से इस चीज़ से इफेक्ट हुआ। और देखना, इसमें भी कोई ना कोई रिसर्च पेपर निकालेगा कि कोरोना वायरस से किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ये भी आगे होगा और ये विद्वान लोग निकालते रहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या हुआ अपना, ये भी आपने देख लिया कि अपने मटेरियल लाइवलीहुड की पूर्ति हमें अपने ही टेरिटरी के अंदर से हो जाए, तो उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, यानी हमारे जीवन यापन हो जाए। ठीक है, हमारी टेरिटरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या होता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलकर जो एक्टिविटीज़ से मिलकर जो संस्था बनती है, उसको हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूं कि अपन ने जो भी अभी पढ़ा है वहाँ से आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ना तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा, ना आपसे वो डेफिनेशन पूछेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर हमारी सारी आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक एजेंट्स और जो आर्थिक हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके बीच के हम परस्पर स्टडीज़ करते हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है और इंटरडिपेंडेंसी होती है, उसका हम देखते हैं और उसको हम अप्लाई करके उसका जो रिज़ल्ट आता है उसकी स्टडी करते हैं। वही इकोनॉमिक्स में होती है, अर्थव्यवस्था में वही होता है। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ हो गई। और एक चीज़ और मैंने आपको पहले समझाई थी कि जो भी थ्योरीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उन थ्योरीज़ को जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है, तो वही हम इकोनॉमी कहते हैं। इतना हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। ठीक है, यानी ये किताबों में लिखी गई है, जब हमने किताबों में से निकाल कर उस स्टडीज़ को ज़मीन पर अप्लाई कर दिया, उस थ्योरी को, उस एग्जाम्पल को, तो उससे क्या हुआ, जो रिज़ल्ट निकल के आए वो हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं, उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमने अभी ये 2 बेसिक चीज़ें देखी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है, 2 चीज़ें देखी। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। ठीक है, यानी वितरण तंत्र। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क मॉडल होता है आपका, इसको अपन देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, वितरण तंत्र, ये बेसिकली आपको कोई पढ़ाता नहीं है, बट ये बेसिक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो हम फिर कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उनको समझ नहीं पाएंगे। तो ये पढ़ना जरूरी है कि वितरण किस आधार पे किया जाता है इकोनॉमिक पे। तो कुछ मॉडल दिया है, ये मॉडल है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब ये मॉडल लिखा है इसका मतलब ये है कि एक आइडल थ्योरी है। इसमें हम क्या होते हैं, कई चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं और उनके इफेक्ट को काउंट नहीं करते हैं। तो ये आइडल थ्योरी होती है जो कि प्रैक्टिकल से इनका ऐसा नहीं कहेंगे संबंध नहीं होता, पर डिफरेंस होता है। जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं वो चीज़ अलग होती है, इन थ्योरीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट थोड़े से अलग आते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर हो गया, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रभावित करती हैं। कोई पैंडमिक आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो वो सब थ्योरीज़ में नहीं होता है, पर वो प्रैक्टिकल में होता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल जो हैं ये 3 होते हैं। ठीक है, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल होते हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया, ये बहुत सिंपल है, ऐसे कोई टफ नहीं है। मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताऊंगा
ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो एक इसको हम शॉर्ट में DNM लिख देते हैं। DNM, ठीक है। तो एक होता है, जो पहला होता है मॉडल, वो होता है स्टेट DNM, ठीक है। स्टेट DNM यानी राज्य वितरण तंत्र, ठीक है, राज्य वितरण तंत्र, ठीक है। स्टेट मॉडल को कहते हैं हम राज्य वितरण तंत्र, और इसका दूसरा नाम है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। ये आप सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसका नाम गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं राज्य। यहाँ पर जो मैं स्टेट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। स्टेट बोला जाता है उसे इकोनॉमी में, पर उसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो ये हो गया पहला अपना गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, राज्य वितरण तंत्र। दूसरा होता है मार्केट नेटवर्क मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ठीक है। ये दूसरा होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं बाजार वितरण तंत्र, ठीक है, बाजार वितरण तंत्र। ठीक है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ये सेकंड होता है, जिसे हम कहते हैं बाजार वितरण तंत्र। तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है इन दोनों मॉडल्स को मिक्स करके जो बनाया गया है, स्टेट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, ठीक है, नेटवर्क मॉडल। तो ये होता है यानी राज्य बाजार वितरण तंत्र, ठीक है। तो पहला कौन सा था, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। इसमें क्या होता है, आप ये वर्ड को पकड़िए, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डी, इस पे ध्यान देंगे, यानी वितरण किस तरह से होता है इकोनॉमिक्स में, उसमें इसको बताया है। तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में वितरण का जो काम करती है, जैसे जो भी आपके गुड्स या जो सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो सब कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। इसमें मार्केट का हस्तक्षेप नहीं होता है, मार्केट का 0% हस्तक्षेप होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 0 इंटरवेंशन होता है मार्केट का स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में, या गवर्नमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल में या राज्य वितरण तंत्र में। क्या होता है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक सुई से लेकर एक हेलीकॉप्टर तक सभी चीज़ों का अगर कोई डेवलप करेगा तो उसे स्टेट यानी राज्य करेगी, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों तक पहुंचाएगी वो भी राज्य पहुंचाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, राज्य आपको नौकरी देगी, ठीक है। एक और इसको आसान शब्दों में, राज्य अपने राज्य के लोगों को, यानी आप समझ लीजिए आप दिल्ली के लोग हैं तो आपको दिल्ली में नौकरी मिलेगी, ठीक है, पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो भी वहाँ प्रोड्यूस होगा उसको वो बांट देंगे आपको आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे ही काम करवाएगी और आप में आपस में बांट देगी। ये जो मॉडल होता है ये वेलफेयर पॉलिसी के आधार पर होता है, कल्याण के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो मॉडल है, तो इसमें आपने क्या सीखा कि सभी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, वही हर चीज़ का उत्पादन करेगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी, वो राज्य की होती है, सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। यहाँ दूसरा मॉडल आता है, इसी के जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। इसमें
गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है बिल्कुल भी, जीरो इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का। इसका एक और नाम है, इसको नॉन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा आपको कि नॉन मार्केट यानी मार्केट का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। यहाँ पर क्या है, बाजार ही नियंत्रण करेगा, मतलब बाजार ही जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपको प्रोडक्शन का काम किसका होगा, मार्केट का होगा। ये तीन वर्ड है, प्रोडक्शन का काम मार्केट का होता है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मार्केट का होगा। ठीक है, और कंज्यूम आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ आपको ले जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी जिम्मेदारी मार्केट लेती है। मार्केट की क्या जिम्मेदारी होती है इसमें, मार्केट आपसे कहती है कि मैं सब प्रोड्यूस करूँगी। इसमें गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइज जो भी मार्केट होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके हाथों में छोड़ दिया। वो किस आधार पे करेंगे, प्रॉफिट के आधार पे। जहाँ उनको प्रॉफिट होगा, जो भी चीज़ डिमांड में होगी, जिसकी मांग होगी, ठीक है, जिस भी चीज़ की मांग होगी वही उसी का ये उत्पादन करते हैं और उसी को सप्लाई करते हैं, उसी की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिस चीज़ की मांग होगी उसी की ये पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो डिमांड मतलब मांग है, मांग और सप्लाई पॉलिसीज़ पे ये आधारित होता है। ये बाजार डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिमांड एंड सप्लाई पे। आपने अगर टीवी की डिमांड करी तो वो टीवी प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। आपने मोबाइल की डिमांड अब बढ़ गई तो मोबाइल प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से होता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसमें स्टेट का इंटरवेंशन ज़ीरो होता है, स्टेट कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के जैसे चाइना हुआ और रशिया, ये दो एग्जाम्पल हम इसमें लिख देते हैं। फॉर्मर जो यूएसएसआर था वो दूसरा एग्जाम्पल में लिख देते हैं, दूसरा चाइना, और भी काफ़ी हैं, वियतनाम, क्यूबा। ठीक है, साथ ही मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के एग्जाम्पल में यूएसए आ जाता है आपका। दूसरा ये इसका है, यूरोप पूरा लगभग इसी मॉडल के आधार पर काम करता है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ये सब इसी आधार पर काम करते हैं, मार्केट और एक्सेट्रा। काफ़ी मॉडल, वो सब आपको नोट में मैंने नाम लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका प्रोडक्शन करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे मार्केट तक। ये प्रॉफिट एंड बेस प्रॉफिट पे आधारित होता है। अब क्या हुई, तीसरा मॉडल की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भी इन दोनों मॉडल में कुछ ना कुछ खामियां थी उनको हटा के तीसरे मॉडल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्टेट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। इसमें भैया क्या हुआ कि राज्य सरकार ने कहा कि कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ, कि उनका मूलभूत जो भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जो भी कोर इंडस्ट्रीज़ हुई, उनकी जिम्मेदारी, उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसकी जिम्मेदारी मार्केट को दे जाती है कि आप प्रोड्यूस करिए और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेट मार्केट मिक्स में दोनों मिलके काम करते हैं, सरकार भी और बाजार भी, दोनों ही मिक्स करके इसमें काम करते हैं और साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेट और मार्केट, स्टेट किस किस का, राज्य किस किस का, यानी सरकार जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कोर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे डैम बनाना हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली। पीडीएस सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, सर्विसेज हुई, वो मार्केट तक छोड़ दिया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म भी आजकल वैसे तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मार्केट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग शेयर कर लिए इन्होंने। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंश्योरेंस प्राइवेट वाले भी बेच रहे हैं और गवर्नमेंट वाले भी बेचते हैं। एलआईसी भी होती है, पीएसयू कंपनी है, और ठीक है, और मार्केट भी बेच रही है। ठीक है, जैसे एचडीएफसी, अर्गो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझने। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ने कही, मूलभूत सुविधाओं को स्टेट गवर्नमेंट ने कही, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की, लोगों को पीडीएस सिस्टम, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सब मैं ले लेती जिम्मेदारी। बाकी जो भी लग्जरी आइटम्स हुए या जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हुई वो मार्केट में उत्पादित होने लगी। दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के मॉडलों को जो निकाल के निष्कर्ष निकला, वो निकला अपना स्टेट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। ठीक है,
अब इन्हीं के आधार पे, इन्हीं तो 3 मॉडल के आधार पर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ जो होती हैं वो डिफाइन की गई हैं। ओके, चलिए ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, कल से और आगे क्लास फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हो गया इतना ही, धीरे धीरे चलेंगे, तेज़ भगने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है कि हमको कोर्स ख़त्म करने की जल्दी पड़ी हुई है, डेमो क्लासेज हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहेंगे। एक मिनट, नू सर को बुला देना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और मैं 2-3 चीज़ें अब आपको ना, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय।